आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंगल चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट्स क्या हैं। असल में ये बहुत स्मॉल एंटीबॉडीज़ हैं, ऐसी एंटीबॉडीज़ जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अगर इनका हम कंपैरिजन करें विद मोनोक्लोनल या जो ऐसी एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, हमारी बॉडी में जो एग्जिस्ट करती हैं एंटीबॉडीज़, उनका साइज़ ऑलमोस्ट 150 kDa होता है। और आज जिन एंटीबॉडीज़ के बारे में हम स्टडी करने लगे हैं, ये उनका बहुत ही स्मॉलेस्ट वर्जन है, विच इज़ 1/5 ऑफ द ओरिजिनल एंटीबॉडी। और इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में जस्ट ये दो चीज़ें हैं, तो हमें इसके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी में भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं। हमने पहले वीडियो में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमने देखा लाइट चेन और हैवी चेन, फिर हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन, और कांस्टेंट रीजन में फर्दर आगे वेरिएशंस हमने स्टडी की थी। तो सिंगल चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट्स में यानी SCFV एंटीबॉडीज़ के अंदर हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ VH एंड VL। और ये ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो रिसेंटली वर्क कर रही हैं डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने में, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो FDA प्रूव्ड भी हैं। अब पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये SCFV हैं क्या। असल में ये शॉर्टर एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स हैं जिसमें जस्ट दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, जिस तरह से यहाँ पर शो किया हुआ है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, एंड दीज टू डोमेन्स आर कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल लिंकर, यानी दरमियान में एक लिंकर है। अगर सिंपली हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या है कि एक ये फ्रेगमेंट है और एक ये डोमेन है। इसको वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन कहते हैं और ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, और दरमियान में एक लिंकर है जो इन दोनों फ्रेगमेंट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो लिंकर है ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा और ये इन दोनों फ्रेगमेंट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। जिस तरह से एक एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स होती हैं तो उनका भी एक एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल, इसी तरह से इन एंटीबॉडीज का भी ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। तो स्ट्रक्चर खत्म हो गया इधर, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे हमारे पास इस एक ऐसा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है जो टोटली फंक्शनल हो और उसकी स्पेसिफिसिटी और उसकी फंक्शनल एबिलिटी नॉर्मल एंटीबॉडी से अच्छी होती है। अब इसमें FC डोमेन नहीं है, जिस तरह से हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाएं, ये नॉर्मल एंटीबॉडी है IgG, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम फैब रीजन कहते हैं, fragment antigen binding region, and this region is called FC region, fragment crystallizable। तो अब जो हमने इधर शॉर्ट फ्रैगमेंट एंटीबॉडी बनाई है उसके अंदर FC रीजन तो है ही नहीं। अब ये FC रीजन का ना होना किस तरह हेल्पफुल है कि इस FC रीजन, ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमने इसको अंडरस्टैंड किया था कि जो FC रीजन है ये इनिशिएट करता है डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को और डिफरेंट इम्यून सेल्स को भी, डिफरेंट इम्यून सेल्स को भी ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। उससे क्या होता है कि ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, या जो एंटीबॉडी जिसे हम एक स्पेसिफिक सेल को टारगेट करवाना चाहते हैं तो वो उसको टारगेट करने के बजाय दूसरे कंपोनेंट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद साइज कंपैरिजन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल एंटीबॉडी का साइज 150 kDa है, जिसको बनाना लेबोरेटरी के अंदर वो एक डिफिकल्ट टास्क है, जबकि SCFV सिंगल चेन फ्रैगमेंट एंटीबॉडीज जो हैं वेरिएबल फ्रैगमेंट हैं, ये अगर इसकी फुल फॉर्म देखिए सिंगल चेन वेरिएबल फ्रैगमेंट्स, तो ये स्मॉल एंटीबॉडीज एक्चुअली क्या करती हैं, इनको लेबोरेटरीज में भी बनाना ईजी होता है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है,
हमारे पास शॉर्ट फ्रैगमेंट एंटीबॉडीज़ का और फुल लेंथ एंटीबॉडीज़ का। साइज़ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसका 150 और ये 227 kDa है, विच इज़ 1/5 ऑफ 150 kDa। और अगर ट्यूमर और टिश्यूज़ में पेनिट्रेशन की बात करें तो एंटीबॉडीज़ के बिग साइज होने की वजह से इनकी पेनिट्रेशन टिश्यूज़ के अंदर बहुत ही क्या हो जाती है, स्लो होती है। जबकि शॉर्ट होने की वजह से ये SCFV फ्रेगमेंट्स जो हैं ये बहुत जल्दी रीच कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टिश्यू को कंसीडर करें और उसके अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये कहते हैं कि एक सेल में कोई भी स्ट्रक्चर एंटर होता है, तो एंटीबॉडी के बिग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये इसमें एंटर नहीं हो सकते। जब ये एंटर नहीं होंगे तो हमारे पास इनकी अंदर जाकर इफेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बट इन केस ऑफ SCFV हमारे पास ये छोटा सा फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट इजीली इन पोर्स को या इन सेक्शंस को जहां पर एंटीबॉडीज नहीं जा सकती वहां पर ये इजीली पेनिट्रेट कर सकता है और अपना जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसको शो कर सकता है। अब एक और जो लेबोरेटरी के अंदर चैलेंज आता है हमें, जब भी हम किसी भी एंटीबॉडी, चाहे हम एक नॉर्मल एंटीबॉडीज़ की बात करें या SCFV की बात करें, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि अब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोड्यूस करने के लिए कौन से कल्चर्स रिक्वायर होंगे। तो नॉर्मली एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए हमें मेमेलियन कल्चर्स रिक्वायर होते हैं जिनको जो एक्सेसिबल बहुत कम होते हैं, इनको एक्सेस करना, इनके अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये कॉस्टली भी होते हैं। जबकि बैक्टीरिया के थ्रू हम एक्सप्रेशन करवाते हैं SCFV का। इकोलाई इजीली अवेलेबल होता है या फंगस यीस्ट इजीली अवेलेबल होती है, तो इन दोनों के जो भी एक्सप्रेशन सिस्टम्स हैं, इकोलाई का एक्सप्रेशन सिस्टम और इनकी जो वर्किंग है, इनको जो टाइम लगता है SCFV को प्रोड्यूस करने का वो बहुत कम लगता है। जबकि मैमेलियन सेल कल्चर के अंदर इनकी प्रोडक्शन करना वो बहुत ही एक हेक्टिक काम है और वो कॉस्टली भी है। उसके अलावा इम्यूनोजेनिसिटी की बात की मैंने कि हमारे पास जो नॉर्मल एंटीबॉडी होती है उसके अंदर FC रीजन होता है और इस FC की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और दूसरे इम्यून सेल्स की भी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जो मेजर एक्टिविटी को, जो मेन काम था एंटीबॉडी का, उसको रिड्यूस कर देता है। जबकि इसके अंदर FC रीजन नहीं होता, FC रीजन ना होने की वजह से इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके बाद अगर ब्लड क्लियरेंस की बात करें तो एंटीबॉडीज़ का लाइफ टाइम, हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं ब्लड के अंदर, जबकि SCFV ये जल्दी क्लियर हो जाते हैं। तो इसको हम फर्दर भी आगे देखेंगे कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो असल में एंटीबॉडीज़ को यूज़ करने में थी और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया SCFV ने, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि क्रिप्टिक एपिटोप पेनिट्रेशन, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऐसा टिश्यू है और इस टिश्यू में ये उसका एपिटोप है, लेट्स से इस एपिटोप को टारगेट करना है हमारी एंटीबॉडी ने। तो हमारे पास दो इस मरतबा कैंडिडेट हैं, एक एंटीबॉडी है और दूसरा SCFV यानी सिंगल चेन वेरिएबल फ्रैगमेंट। अब AB के साइज बड़ा होने की वजह से, जो एंटीबॉडी है उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो इधर नहीं पहुंच सकता। जब वो इधर नहीं पहुंचेगा तो अपना इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। जबकि SCFV का साइज कम है, उसके साइज कम होने की वजह से ये इधर जाकर पेनिट्रेट करेगा और डीप टिश्यूज के अंदर ये पेनिट्रेट कर सकते हैं और उधर जाकर अपना जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है किसी भी सेल को टारगेट कर सकता है। उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ममेलियन सेल्स में हम उनको जनरेट करवाते हैं नॉर्मली, तो इस वजह से उनकी कॉस्ट भी हाई होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो एज अ साइंटिस्ट हमें क्या चाहिए, हमें एक फास्ट
प्रोडक्शन करवानी है एंटीबॉडीज की, तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी काम हो, तो उसके लिए हम शॉर्ट फ्रेगमेंट एंटीबॉडीज का यूज़ करेंगे। उसके बाद एफसी ड्रिवन इम्यूनोजेनिसिटी की बात हमने पहले कर ली। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हो सकता है एंटीबॉडीज़ का, वो ये कि एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर को जब हमने स्टडी किया तो उस स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, और ये वो रीजन है, 5 रीजन्स हैं 2, ये वो रीजन है जहाँ पर एक्चुअली ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है। दीज आर द एंटीजन। तो एक एंटीबॉडी, अगर आईजीजी की बात करें तो आईजीजी एक एंटीजन है जो वो क्या करती है, ये एंटीबॉडी इन 2 एंटीजेंस के साथ एट अ टाइम बाइंड कर सकती है। बट हम इस तरह की, या साइंटिस्ट इस तरह की SCFVs बना रहे हैं जो एट अ टाइम मल्टीपल एंटीजेंस को टारगेट कर सकते हैं। तो अब हमें वेट करना नहीं पड़ेगा कि हम पहले एक एंटीजन के साथ बाइंडिंग चेक करें, फिर दूसरे एंटीजन के साथ, फिर थर्ड एंटीजन के साथ। सो SCFV इस तरह के बनाए जा रहे हैं जिससे एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा एंटीजेंस को बाइंड किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कुछ एंटीजेंस ऐसे भी तो हैं, फॉर एग्जांपल IgA और IgG जो डायमेरिक और पेंटामेरिक होती हैं, तो वो बेसिकली पेनिट्रेशन के पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, जबकि वो मल्टीपल टारगेट्स को भी यू कैन से अटैच कर सकती हैं, उनके साथ बाइंड कर सकती हैं, बट वो इसके लिए डिज़ाइन नहीं होती। जबकि SCFV को स्पेसिफिकली इसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है जिससे बाई स्पेसिफिक और ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं। अगर किसी भी तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर रिसर्च विद वसीम को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन SCFVs को प्रोड्यूस किस तरह से करेंगे, SCFV की प्रोडक्शन अब किस तरह से होगी। तो हम इस पूरे साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं कि SCFV को हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। तो 3 वेज हैं। फर्स्ट वन, हम क्या करते हैं, इम्यून लाइब्रेरीज हमारे पास प्रेजेंट है, हम उनमें से बी सेल्स को लेते हैं, या कोई भी नॉर्मल डोनर होगा उस नॉर्मल डोनर से बी सेल्स लेंगे और उन बी सेल्स में से मैसेंजर RNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज जब एंटीबॉडी बन जाती है तो उसका जब हम मैसेंजर RNA लेंगे और इससे पहले इस एंटीबॉडी बनने से पहले जो DNA की फॉर्म में होता है और मैसेंजर RNA, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसको हम बाद में कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो हम मैसेंजर RNA हमने इसमें से लिया बी सेल्स में से, और उस मैसेंजर RNA से फिर हमने क्या बनाया, cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी प्रोसेस को दूसरी तरह से कैसे किया जा सकता है, थर्ड वे क्या है कि हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जितनी ग्रो कर चुकी है, हम लाइब्रेरी को खुद सिंथेसाइज करेंगे। हमें पता है कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, उसका VH रीजन और VL रीजन के सेगमेंट्स बनाएंगे इन सिलिको, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर कंप्यूटर पर। और फिर इस cDNA की हम एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हैं, या अगर हमारे पास इन सिलिको के थ्रू वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन और वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन के सीक्वेंसेस आ जाते हैं तो उनसे हम PCR एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे। अब इधर हमारे पास आ गया PCR का रिजल्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है जिससे हमारे पास एम्प्लीफाइड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन और वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या था, हमने ये देखा था कि जो VH रीजन था हमारे पास और साथ में VL रीजन था, और ये दोनों कनेक्टेड थे बाय लिंकर। अब हमने इसको लिंकर से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम SOR PCR यूज करते हैं जो इसके साथ लिंकर को कनेक्ट करता है। अब हमारे पास SCFV प्रिपेयर हो चुकी है जिसके साथ लिंकर भी अटैच है। अब इसकी हम क्लोनिंग करवाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा SCFVs चाहिए ताकि हम अपने टारगेट सेल्स के ऊपर इनको चेक कर सकें। तो हमारे पास ये लाइब्रेरी आ जाएगी, डिफरेंट SCFVs आ जाएंगे, और उसकी लाइब्रेरी को फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे E. coli के अंदर ताकि उसके अंदर भी ये मल्टीपली डिवाइड हों और फिर इसको सीक्वेंस एनालिसिस किया जाए और बाद में बायोपैनिंग
या इसकी करेक्टराइजेशन की जाए। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म था जिससे हम SCFE को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या आ जाता है कि हमारे पास जो भी SCFEs आए थे अभी हमने SCFEs प्रिपेयर कर लिए हैं और वो SCFE हमारे पास डिफरेंट हैं, डिफरेंट एंटीजेंस को टारगेट करने वाले SCFE हैं। अब हमने वो SCFE ढूंढना है जो स्पेसिफिकली हमारे एंटीजन को टारगेट करे, जिसको हम बायोपैनिंग कहते हैं। अब बायोपैनिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या है, ये SCFE है जिसको हमने फ्यूज किया हुआ था फेज कोड की प्रोटीन के साथ। तो ये उसकी कोड की प्रोटीन में डिस्प्ले होगी और ये जब फेज की कोड की प्रोटीन के साथ डिस्प्ले हुई तो इसको हमने अफिनिटी सिलेक्शन के थ्रू सेपरेट आउट कर लिया। अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखें तो हमारे पास ये फेज था और इस फेज के ऊपर हमारे पास ये एक SCFE है और इस SCFE की ऑपोजिट हमने क्या रखा है, एक एंटीजन रखा है। अगर तो ये फेज इस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है देन हम इसको क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे। अगर ये नहीं बाइंड करता तो हम इसको क्या करेंगे, इल्यूट कर लेंगे। अनवांटेड फेज जो भी होंगे उसकी वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग करने से जो अनवांटेड फेज हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर हम एंटीजन चेंज करेंगे दोबारा से, फिर देखेंगे कि हमारा जो फेज के ऊपर SCFE है वो इसके साथ बाइंड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा हुआ तो वो उसके साथ बाइंड रहेगा, वॉशिंग के प्रोसेस में वो बाइंड रहेगा और अनवांटेड फेजेस जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम 3 to 4 साइकिल्स तक क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, एक एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारे पास SCFEs बने होंगे वो मैक्सिमली अटैच हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है कि ये जो अटैच्ड SCFE है जो हमारे टारगेटेड एंटीजन के साथ बाइंड किया है इसको हमने इल्यूट करना है और चेक करना है कि ये वाकई हमारे साथ हमारे टारगेटेड एंटीजन के साथ बाइंड किया है कि नहीं। तो हम इसके साथ इसकी फेज एलाइजा करेंगे जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐसी स्पेसिफिक SCFE एंटीबॉडी आ जाएगी, शॉर्ट फ्रैगमेंट एंटीबॉडी आ जाएगी जो हमारे टारगेटेड एंटीजन के साथ क्या कर रही है, बाइंड कर रही है। तो इस तरीके से हमने एक पहले डिफरेंट SCFEs जनरेट किए और बाद में हमने एक स्पेसिफिक SCFE जनरेट किया जो हमारे स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड कर रहा था। एंड टारगेट हमारा यही था कि हमारा एक स्पेसिफिक सेल है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन है। हम चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करे हमारी एंटीबॉडी। तो फॉर दैट पर्पस हमने ये सारा काम किया, पहले डिफरेंट SCFEs जनरेट किए, देन हमने स्पेसिफिक SCFEs जनरेट किए। अब इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सिर्फ SCFEs को बनाना ये इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, बट इसको भी समझना कि इनको अब हम यूज़ कहाँ पर करेंगे SCFEs को। तो कैंसर इम्यूनोथेरेपी के अंदर कैंसर के लिए डिफरेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करते हैं। बट हम एंटीबॉडीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से SCFEs डिफरेंट SCFEs जनरेट की गई हैं जो कैंसर सेल्स को क्या करती हैं, टारगेट करती हैं। इसी तरह से न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ यानी ऐसी डिजीज जिनका ताल्लुक ब्रेन से है, ऑटो इम्यून एंड ट्रांसप्लांट की जो डिजीज़ हैं, इसी तरह से इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट भी बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिक टारगेट है और उसके ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा SCFE बनाएं जो डायरेक्ट इसके ऊपर जाकर अटैक करे और इसको किल करे। तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली SCFEs बना रहे हैं जिसका साइज कम है और जिसकी जो बाइंडिंग अफिनिटी है वो भी क्या है, ज़्यादा है। अब SCFEs को डिजीज़ ही क्योर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी हम अगर कोई स्पेसिफिक टॉक्सिन है उस टॉक्सिन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फूड के अंदर या किसी और स्पेसिमेन के अंदर, या हमारे पास कोई भी सैंपल है उस सैंपल के अंदर अगर टॉक्सिन्स को फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो असल में टॉक्सिन्स क्या होते हैं, स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं। इन कंपाउंड्स के साथ जो
अफिनिटी शो करते हैं SCFE, वो हम प्रिपेयर करेंगे और इस SCFE के साथ इसकी अटैचमेंट चेक करेंगे। अगर इसके साथ अटैच हो गया इट मीन्स उस सैंपल के अंदर ये प्रेजेंट है, अगर नहीं हुआ तो इट मीन्स उसके अंदर ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर, एग्स के अंदर या हम उसके अंदर देख सकते हैं फूड के अंदर डिफरेंट एफ्लाटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, बोचुलियम न्यूरोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए तो फूड सेफ्टी के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट वो प्योर है या नहीं है। अब आज की जो रिसर्च है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसमें किस तरह से SCFE कंट्रीब्यूट करते हैं। पहली चीज़ जो हमने पहले भी अंडरस्टैंड की कि जो SCFE है ये SCFEs आर फ्यूज इनटू डायबॉडीज और इससे डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स बना सकते हैं, जिस तरह से CAR-T कंस्ट्रक्ट्स। तो असल में ये डायबॉडीज होती क्या है कि हम चाहते हैं कि जो SCFE है ये मल्टीपल एंटीजेंस को टारगेट करे। तो इसकी वजह से हम बायोस्पेसिफिक और मल्टी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग करके SCFE के अंदर ये बना रहे हैं ताकि वो मल्टीपल सेल्स को टारगेट करे, मल्टीपल टिश्यूज को टारगेट करे एट अ टाइम। और उसके अलावा अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है हम डायरेक्ट लेबॉर्ट्री से काम करें। इसका एडवांटेज ये भी है कि हम कंप्यूटेशनल डाटा को यूज़ करके सिंथेटिक एंटी SCFEs बनाएं जो पहले हम इन सिलिको चेक करें और अगर इन सिलिको वर्क करें तो हम उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर देखें तो ड्रग्स को स्पेसिफिक सेल तक या स्पेसिफिक टारगेट तक डिलीवर करवाना ये एक चैलेंज होता है। तो उसके साथ अगर हम SCFE को अटैच कर दें, बाइंड कर दें, और SCFE क्या होगा, इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन ऑन अ सेल, यानी एक सेल है उस सेल के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन है और उस एंटीजन का हमने ऑपोजिट बनाया SCFE के ऊपर टारगेट। तो ये जब इसके साथ बाइंड करता है और इसके साथ ड्रग भी अटैच है और हम चाहते हैं ये जो ड्रग है ये डायरेक्ट इस सेल के साथ अटैच हो और उधर जाकर इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, तो इसके साथ हम SCFE को कंजुगेशन बना सकते हैं और एज अ रिजल्ट ये इसके अंदर थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करना ये एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज को भी सॉल्व करती है हमारी SCFE ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज की वजह से ये SCFE ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और ऐसी पॉइंट्स जहां पर नॉर्मली ड्रग्स नहीं जा पाती वहां पर SCFE जाकर अपना काम करेगी। दिस इज ऑल अबाउट SCFE। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।